नमस्कार दोस्तों, स्टडी इंपल्स में आप सभी का स्वागत है। जो एचएसएससी प्रीवियस ईयर एमसीक्यू की सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है, उसके अंदर आज हमारी क्लास नंबर 6 है। क्लास नंबर 6 के अंदर जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो है, निम्नलिखित में से कौन भारत की विदेश मंत्री बनने वाली दूसरी महिला थी? तो भारत की विदेश मंत्री बनने वाली दूसरी महिला के बारे में पूछा गया है। पहली महिला जो विदेश मंत्री बनी वो कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। तो उनके बाद में कौन बनी है? सुषमा स्वराज बनी है। सुषमा स्वराज जो है वो राजनीतिक थी, प्लस में सुप्रीम कोर्ट की वकील थी। सुप्रीम कोर्ट की वकील थी। सुषमा स्वराज का जो जन्म है 14 फरवरी 1952 को अंबाला कैंट हरियाणा के अंदर हुआ था। कहां पर हुआ था? अंबाला कैंट हरियाणा के अंदर हुआ था। और इनकी मृत्यु जो है वो 6 अगस्त 2019 को हुई थी। ये अपने जीवन काल के अंदर 7 बार सांसद और 3 बार विधानसभा सदस्य रही हैं। 7 बार तो क्या रही हैं? सांसद रही हैं, और कुल 3 बार क्या रही हैं? विधानसभा की सदस्य रही हैं। और दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त किसको है? श्रीमती सुषमा स्वराज को है। दिल्ली की प्रथम महिला सीएम। दूसरी महिला सीएम कौन बनी दिल्ली की? शीला दीक्षित बनी है। 2014 से 2019 तक ये केंद्र सरकार के अंदर किस पद पर रही? विदेश मंत्री के पद पर रही। तो भारत की विदेश मंत्री बनने वाली दूसरी महिला कौन थी? सुषमा स्वराज हैं, जिनका जन्म 14 फरवरी 1952 को अंबाला कैंट के अंदर हुआ और उनकी मृत्यु 6 अगस्त 2019 को हुई। ये राजनीतिक हैं, प्लस में सुप्रीम कोर्ट की वकील थी। कुल 7 बार सांसद और 3 बार विधानसभा सदस्य रही हैं, और दिल्ली की प्रथम महिला सीएम बनी है। और 2014 से 2019 के अंदर ये क्या रही हैं? विदेश मंत्री रही हैं। अगर मैं बात करता हूं पहली महिला विदेश मंत्री की, प्रथम महिला विदेश मंत्री कौन रही है? श्रीमती इंदिरा गांधी। ये 2 बार रही हैं, 1967 से 1969 तक। जब पहली बार पीएम थी 1966-77 तक है, उस समय विदेश मंत्री रही 1967 से लेकर के 1969 तक। 1967 से 1969 तक। अगर पहले पीएम के कार्यकाल की बात करते हैं इनकी, तो 1966 से लेकर के 1977 तक इनका कार्यकाल था, जिसके अंदर ये 1967 से लेकर के 1969 तक क्या रही हैं? विदेश मंत्री रही हैं। जब इनका दूसरा कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में शुरू हुआ 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक, उस समय ये जुलाई 1984 से लेकर के 31 अक्टूबर 1984 तक दोबारा क्या रही हैं? विदेश मंत्री रही हैं। अगर गीता फोगाट की अगर हम बात करते हैं, तो इनका जन्म बलाली गांव चरखी दादरी जिले के अंदर हुआ है। राष्ट्रमंडल खेल 2010 में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम 2010 में, या हम कहें कॉमनवेल्थ गेम में पहली भारतीय महिला जिसने गोल्ड मेडल जीता है रेसलिंग के अंदर है, तो वो कौन है? गीता फोगाट हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2010 में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन है? गीता फोगाट हैं। 2010 का जो कॉमनवेल्थ गेम था, इसका आयोजन दिल्ली के अंदर कराया गया था, और भारत ने सबसे ज्यादा पदक आज तक किस राष्ट्रमंडल खेल के अंदर जीते हैं? तो वो जीते हैं दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम 2010 के अंदर है। और भारत ने कुल 101 पदक जीते थे। कितने पदक जीते? 101 पदक जीते। साथ में गीता फोगाट का है ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर हैं। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन है? गीता फोगाट हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आ जाए, ओलंपिक के अंदर कोई पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन है? तो पदक जीतने वाली साक्षी मलिक हैं, जिन्होंने 2016 रियो ओलंपिक के अंदर कांस्य पदक जीता। एक ऑप्शन था मानुषी छिल्लर है। मानुषी छिल्लर थी मिस वर्ल्ड 2017 थी। मिस वर्ल्ड 2017 थी। और इनकी शिक्षा के बारे में कई बार पूछा गया है पीछे। ये एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी, किससे? बीपीएस भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत से। और भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय है। उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है, जो खानपुर कला सोनीपत के अंदर है। अगला क्वेश्चन पूछा है, मोहम्मद गौरी ने तरावड़ी के दूसरे युद्ध में खालिस्तान को हराया था।
मोहम्मद गोरी ने तरावड़ी के दूसरे युद्ध में खालिस्तान को हराया था। तो किसको हराया था दूसरे युद्ध में? पृथ्वीराज चौहान को हराया था। किसको हराया था? पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तराइन के 2 युद्ध हुए थे। तराइन का जो पहला युद्ध था वो हुआ था 1191 के अंदर हुआ था। किस किस के बीच में? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में प्रथम युद्ध के अंदर किसकी विजय हुई? पृथ्वीराज चौहान की। लेकिन तराइन का दूसरा युद्ध है वो 1191 के अंदर हुआ था। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य दूसरे युद्ध के अंदर जीत किसकी होती है? मोहम्मद गोरी की होती है और हार किसकी होती है? पृथ्वीराज चौहान की होती है। तो ये तराइन के 2 युद्ध थे, जो एक 1191 के अंदर और दूसरा जो 1192 के अंदर हुआ था। 1191 और 1192 के अंदर हुए थे। रासायनिक यौगिक आरडीएक्स का उपयोग किस रूप में किया जाता है? आरडीएक्स का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? जो आरडीएक्स होता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव होता है। आरडीएक्स की फुल फॉर्म क्या है? रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव होता है, जिसका फार्मूला O2N2CH2 का होले थ्राइस होता है। इसका व्यापक प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के समय किया गया था। आरडीएक्स का प्रयोग कब किया गया था? बड़े स्तर के ऊपर इसका प्रयोग दूसरे विश्व युद्ध के अंदर किया गया था। यह एक विस्फोटक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आरडीएक्स जो होता है इसका प्रयोग किस रूप में किया जाता है? विस्फोटक के रूप में किया जाता है। और आरडीएक्स की फुल फॉर्म क्या होती है? रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी तार की लंबाई 2 गुनी करने पर उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तार का जो प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस जो होता है, जिसको आर से दर्शाया जाता है। रेजिस्टेंस जिसको हिंदी के अंदर प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है। आर जो होता है रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लंबाई। अगर हम तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो तार का प्रतिरोध बढ़ता है। आर जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। अगर तापमान को बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/में ए। यहां पर होता है एरिया, या हम लिखे क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए वायर, जो तार की मोटाई से रिलेटेड है। सीधी सी बात किससे है? मोटाई से। अगर तार की मोटाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा, अगर तार की मोटाई घटाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लंबाई बढ़ाई तो प्रतिरोध, टेम्परेचर बढ़ाया तो प्रतिरोध बढ़ा, लेकिन तार की मोटाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटता है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर बढ़ाया जाए तो वहां का प्रतिरोध रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इन तीनों पॉइंट से एक फार्मूला निकलता है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L/A होता है। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है? अगर तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती होता है, और तार की लंबाई 2 गुना करने पर तार का प्रतिरोध 2 गुना हो जाता है। अगर लंबाई पहले L1 है, दूसरी टाइम जो है 2 गुनी कर दी, तो तार का जो प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, वो भी क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछा, किसी तार की लंबाई 2 गुना करने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रतिरोध क्या हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। उसका कारण यह है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वह प्रतिरोध जिसे इच्छा अनुसार बदला जा सकता है, वह प्रतिरोध जिसे इच्छा अनुसार बदला जा सकता है कहलाता है परिवर्तनीय प्रतिरोध। हिंदी में नाम से ही पता लग रहा है, परिवर्तनीय प्रतिरोध, जिस प्रतिरोध को बदला जा सकता है। यही क्वेश्चन पूछा, वह प्रतिरोध जिसे इच्छा अनुसार बदला जा सकता है क्या कहलाता है? परिवर्तनीय प्रतिरोध कहलाता है। गया था यहीं पर रियोस्टाट या रियोस्टेट जो होता है का दूसरा नाम होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, परिवर्तनीय प्रतिरोध होता है। जो परिवर्तनीय प्रतिरोध होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है? रियोस्टेट होता है। दोनों के दोनों क्वेश्चन हरियाणा पुलिस 2021 के अंदर पूछे गए। एक ही पेपर के अंदर दोनों के दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो अगस्त महीने के अंदर होगा उसके अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया था, वातावरण में औसत वार्षिक कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता खालिस्तान है। मैंने आपको पीछे भी करूं,
वायुमंडल के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है, जो 78.08% है। दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन पाई जाती है, जो 20.95% या फिर हम इसको लगभग लिख सकते हैं 21% है। तीसरे नंबर पर कौन सी है? आर्गन है, 0.93% है। और 4 नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, 0.03% है। यही क्वेश्चन पूछा है, वर्तमान में वातावरण में औसत वार्षिक कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता 0.03% है। नाइट्रोजन से क्या क्वेश्चन आता है? वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में गैस तत्व कौन सा है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस, तो वायुमंडल में मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है। अगर मैं बात करता हूं आर्गन की, आर्गन से क्या आता है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? आर्गन है। 2 क्वेश्चन है यहां से। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है। लेकिन वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय कौन सी है? तो कौन सी है? आर्गन होती है, जिसकी मात्रा 0.93% होती है वायुमंडल के अंदर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न पशुओं में से एक में अविभाजित खुर पाया जाता है। अविभाजित खुर किसके अंदर होते हैं? तो घोड़े के अंदर अविभाजित खुर पाए जाते हैं। यह तो 2021 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। लेकिन 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर जुगाली करने वाला खुर है? तो गैर जुगाली करने वाला भी कौन सा होता है? घोड़ा होता है। एक तो इसके अंदर अविभाजित खुर नहीं पाए जाते, और दूसरा क्या होता है? ये गैर जुगाली करने वाला पशु होता है। 2 क्वेश्चन आए हैं यहां से। अगला क्वेश्चन था, भारतीय मानक समय IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, के मध्य अंतर है। भारतीय मानक समय IST की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, एवं ग्रीनविच मध्य समय GMT की फुल फॉर्म है ग्रीनविच मीन टाइम के मध्य अंतर है 5.5 घंटे का अंतर होता है। 5.5 घंटे का अंतर होता है। भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। किससे लिया गया है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। अगर जगह पूछे तो कौन से राज्य में से? उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्जापुर के नैनीहाल गांव से लिया गया है। भारत मानक समय है वो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के नैनीहाल गांव से लिया गया है। और किस देशांतर से लिया गया है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। सबसे पहला उत्तर प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ आता है, फिर ओडिशा आता है, और उसके बाद में आंध्र प्रदेश आता है। जो भारत का मानक समय है यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। 82.5 डिग्री पूर्वी 5 राज्यों से गुजरती है। सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ओडिशा है, और सबसे नीचे कौन सा है? आंध्र प्रदेश। तो इन 5 होकर के गुजरती है। ग्रीनविच मीन टाइम है वो कहां से है? वो 0 डिग्री देशांतर के ऊपर पड़ता है। और कहां पर पड़ता है? लंदन के अंदर पड़ता है। जिस प्रकार से 82.5 डिग्री को हम क्या कहते हैं? IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। इसी प्रकार से GMT जो है वो किस देशांतर के ऊपर है? 0 डिग्री देशांतर के ऊपर है। और GMT की फुल फॉर्म है ग्रीनविच मीन